नमस्ते भाई। कैसे हो आप सभी लोग। एसएससी सीजीएल 2024 का रिजल्ट आ चुका है, आप सभी ने देख लिया होगा। और कट ऑफ भी आप सभी ने देख ली होगी, कितनी हाई कट ऑफ गई है। छोटी से छोटी पोस्ट जो कि पीएएसए की पोस्ट है, इसकी भी कट ऑफ अगर मैं यूआर कैटेगरी की बात करूं तो 335.7 नंबर पर यह कट ऑफ है। और बाकी जो कैटेगरी है, जो दूसरी कैटेगरी है, उनकी कट ऑफ भी हाई गई है। अभी मेन बात यह है जो आप थंबनेल पर देख भी रहे हो कि ये जो रिजल्ट है, क्या ये स्कैम है या ये हार्डवर्क करके इतनी कट ऑफ लाई जा सकती है, इतने मार्क्स लाई जा सकते हैं, या फिर सारा मामला अब किस्मत का हो गया है। आप देखोगे एसएससी आप लोगों को किस तरीके से बेवकूफ बना रही है, आपको अपनी तरफ आकर्षित करती है, आंखों पे पट्टी बांध करके आपका हैंड होल्ड भी करती है। वो आपको दिखाती है कि चलो मैं आपको रास्ता दिखाती हूँ। लेकिन एसएससी असल में कर क्या रही है, आपको पता ही नहीं है कि आपको कितनी मेहनत करनी है, कितने मार्क्स की मेहनत करनी है। एक जब युद्ध लड़ने के लिए जाते हो तो कम से कम ये तो पता रहता है कि आपको 10 सैनिक मारने हैं। मान लो आपको 10 सैनिक मारने हैं तो आप 20 सैनिक की तैयारी करके चले गए कि चलो भाई अगर 20 सैनिक आ गए तो उसको मार देंगे। लेकिन अगर आपके सामने 100 सैनिक आ गए, आप 10 सैनिकों की तैयारी करके गए, तो कैसे लड़ोगे आप? जाहिर सी बात है हार ही जाओगे। ये क्या सिस्टम बनाया है 2022 के बाद से। आप देखोगे 2022 से पहले, कोरोना से पहले जो प्रोसीजर था सीजीएल में सिलेक्शन का, प्री एग्जाम, उसके बाद मेंस एग्जाम में सिर्फ इंग्लिश और मैथ आती थी और काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होते थे। और उसके बाद जो है टाइपिंग टेस्ट या जो स्किल टेस्ट होते थे, डिस्क्रिप्शन टेस्ट जो होते थे, उसके बेसिस पर सिलेक्शन होता था। बाद में ये चीज़ ठीक की गई, भाई कंप्यूटर की ज़रूरत है, अब डिजिटल हो गया है हमारा इंडिया, तो फिर एक पैटर्न बनाया गया। जीके की भी जरूरत है कि जनरल अवेयरनेस के माध्यम से तो बच्चे ले ही नहीं पा रहे, सिर्फ मैथ्स और इंग्लिश पढ़ रहे हैं, जीके को भी चेक करना है बच्चे के। एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनाया जाएगा, जीएसटी इंस्पेक्टर बनाया जाएगा, उससे कम से कम जो है पता तो होने चाहिए ना फंडामेंटल राइट्स वगैरह क्या है। हालांकि वो प्री में पूछ लेते थे, लेकिन नहीं, इनको मेंस में भी चाहिए। तो इन्होंने पैटर्न बनाया कि प्री को रखते हैं क्वालिफाई, और मेंस से हम जो है मेरिट बनाएंगे। और कितने मार्क्स में से बनाएंगे? 390 मार्क्स में से। अब आलम यह है 2022, 2023, 2022 की कट ऑफ अगर आप देखोगे, 36,000 वैकेंसी थी उस टाइम पर, तो वो भी कट ऑफ चलो ठीक थी, 291 नंबर पर एक लोअर पोस्ट मिल रही थी यूआर कैटेगरी से, तो ठीक थी वो भी। 2023 की आप देखोगे 302 नंबर पे गई है, 302 पे को लोअर पोस्ट मिली है, लेकिन वैकेंसी 8,000 थी, उसको भी चलो जस्टिफाई करते हैं। लेकिन 2024 में ऐसा क्या हो गया एकदम से अचानक से कि कट ऑफ लोअर पोस्ट के लिए 335 प्लस पहुंच गई? इतना माइंडसेट बढ़ गया। 93% कट ऑफ जो है जा रही है एएसओ अगर एमबीए में बनना है, अगर आपको इतनी हाई कट ऑफ। सबसे पहले जब अभिनय मैथ सर ने जो है, जो अभिनय मैथ्स पढ़ाते हैं अभिनय सर, उन्होंने बताया था कि प्री का जो ये रिजल्ट है इसमें भी धांधलेबाजी है, पूरे प्रूफ के साथ उन्होंने दिखाया, कोर्ट में लेकर के गए। और फिर वहां से पता चला, जब एसएससी को फटकार पड़ी, तब उन्होंने पेपर से एक दिन पहले रिजल्ट रिवाइज किया। सोचो, पेपर से एक दिन पहले, जिसमें बच्चे की पूरी उम्मीद टूट गई कि अब मैं मेंस दूंगा कि नहीं दूंगा, उसे पता ही नहीं है, क्योंकि एसएससी ने तो आंखों पे पट्टी बांध दी ना, अब पता ही नहीं चल रहा है। दिखने को तो दिख रहा है कि हैंड होल्डिंग है, हमें एसएससी के माध्यम से कोई ना कोई नौकरी मिल जाएगी, लेकिन पेपर से एक दिन पहले रिजल्ट आया है उन बच्चों का, वो कैसे तैयारी करेंगे? और उसके बावजूद बार बार ये बात कही गई कि भाई एक शिफ्ट में मेंस का पेपर कराओ। ऐसा नहीं है करा नहीं सकते थे, करा सकते थे, लेकिन 2 शिफ्ट में इन्होंने पेपर कराया। और 2 शिफ्ट में भी एक दिन का बीच में गैप दिया, एक पेपर 18 तारीख को हुआ, एक पेपर जो है 20 तारीख को हुआ। 18 तारीख वाले पेपर में क्या हुआ, 3-4 क्वेश्चन उसमें गलत दे दिए, टाइपिंग में ब्लंडर कर दिया, पेपर का लेवल ठीक ठाक कर दिया। मेहनत करने वाला बच्चे के हिसाब से पेपर का लेवल बहुत बढ़िया था। अगर उसमें आप 300 के करीब स्कोर कर रहे हो तो ये माना जा रहा था कि आप सेफ जोन में चले जाओगे। अच्छा, 20 तारीख वालों का क्या है, फिर नॉर्मल कर दिया पेपर, और उसमें टाइपिंग ठीक दे दी। जो वो डर बनाया गया था 18 तारीख में ऐसे हो रहा है टाइपिंग, तो बच्चे कहीं ना कहीं तैयार हो गए उसके लिए। फिर 18 तारीख वालों की टाइपिंग टेस्ट कैंसिल करके दोबारा से वो 31 जनवरी में टाइपिंग टेस्ट को जो है उन्होंने जो है कैंसिल करके दोबारा कराया। अब फिर उसमें क्या हुआ होगा, उसमें हुआ ये होगा कि जो बच्चे ये समझ रहे थे कि भाई हमारे कम नंबर आए हैं, 270 280 के आसपास नंबर आए हैं, वो गए ही नहीं टाइपिंग देने के लिए। टॉप बच्चे चले गए, शायद शुभम सर ने बताई है ये बात।
टॉप टॉप बच्चे चले गए, उसकी वजह से जो नॉर्मलाइजेशन का जो फॉर्मूला है वो क्या हो गया, वो टॉपर्स का एवरेज निकाल करके, अच्छे बच्चों का एवरेज निकाल करके सबके नॉर्मलाइजेशन मार्क्स बढ़ा दिए। और इसका क्या असर देखने को मिला, मैं आपको एक प्रूफ दिखाता हूं। आप देखोगे ये एक कैंडिडेट है जिसका रोल नंबर है 420-671-32। ये इस कैंडिडेट का रोल नंबर है, इसकी कैटेगरी है ओबीसी, स्क्रीन पर देखोगे आप। और 18 तारीख को इसका पेपर था जी। कहां था पेपर? धनबाद में। सीजीएल 2024 टीयर सेकंड पेपर फर्स्ट, देख सकते हो। इसका रो स्कोर देखो आप जरा, रो स्कोर आप देखोगे तो इसके जनरल एबिलिटी यानी कि जो मैथ्स है उसमें तो आया है इसके 68, 71 आए हैं रीजनिंग में, इंग्लिश में आया 123 और जीके में कितना आया 39। ओवरऑल इसका स्कोर बनाया भाई का 299 का, 299 मार्क्स ये लेकर के आया। और आप जानते हो कौन सी पोस्ट मिली है इसको जानते हो कौन सी पोस्ट? पहले इसका रिजल्ट दिखाता हूं मैं आपको कि क्या इसका लिस्ट में नाम है या नहीं है। देखो हम जाएंगे रिजल्ट लिस्ट पे, और रिजल्ट लिस्ट पे आप देखो ये पीडीएफ खुली हुई है और इसमें चेक करते हैं रोल नंबर। क्या रोल नंबर था? रोल नंबर था 420-671-32। देखो जी, सर्च करेंगे यहाँ पे 420-671-32। अभी देखना इस नंबर को हम सर्च कर रहे हैं और सर्चिंग चल रही है। अभी देखना कौन सी पोस्ट इसको मिली है। 299 मार्क्स है भाई के, 18 तारीख में रो स्कोर है ये। अभी ओपन होगा रिजल्ट और अभी देखेंगे कि इसको पोस्ट कौन सी मिली है। एक 299 नंबर पर अधिकारी रैंक की एएसओ की पोस्ट मिल गई है भाई को, B03। मैंने अभी चेक किया था थोड़ी देर पहले ही। क्या रोल नंबर है? 420-671-32। सही भर दिया ना हमने इसमें, 420-671-32। देखो ये ओपन हो गया, 420-671-32। नाम है रवि गुप्ता। और इसका भाई आप देखोगे पोस्ट कौन सी मिली है। इसकी जो कैटेगरी थी रवि गुप्ता, नाम सविता गुप्ता, मम्मी का नाम है। 6 पर जो है यानी कि ओबीसी होता है ये। और भाई को पोस्ट मिली है B03। ये देखो B03। और सिलेक्शन जो हुआ है वो हुआ इसका जनरल कैटेगरी से। रैंक कितनी आई है? ऑल इंडिया रैंक आई है 1730, ये रैंक आई है। अब जानते हो B03 कौन सी पोस्ट है? B03 अपने इस पर चलते हैं, देखो दिखाता हूं मैं तुम्हें B03 पोस्ट कौन सी है। यहां पे आ जाओ। B03 अगर मैं आपको दिखाऊं, इसको जूम करके देखना, फर्स्ट नंबर पे ही असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर CSS, जिसकी यूआर कैटेगरी की कट ऑफ गई है लगभग 353 के करीब, 353। यानी 299 वाला बच्चा 353 नंबर ले आया है। 54 मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन मिल गया है, 54 मार्क्स का 18 तारीख वालों को। ये किस वजह से हुआ? ये स्कैम नहीं तो ये क्या है? क्या ये 20 तारीख वालों को भी मिला होगा क्या इतना? और ये नॉर्मलाइजेशन इतना गया क्यों कि 54 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिल रहा है? किसी बच्चे को 54 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिल रहा है और किसी के साथ ये हो रहा है कि जो 20 तारीख में 310 या 315 नंबर लेकर के आया है उसको तो जॉब ही नहीं मिली कोई भी। अगर किसी के 320 के अराउंड कहीं मार्क्स है तो उसको जॉब मिली है PSC की 2400 या 2800 ग्रेड पे की जॉब। इतनी मेहनत करने के बावजूद भाई कोई मेहनत करेगा बच्चा कैसे मेहनत करेगा? प्रीवियस ईयर जो ट्रेंड चल रहा है कट ऑफ का उसके आधार पर। अब देखोगे जो है पिछली बार 310 नंबर पे इंस्पेक्टर बन गए थे, GST इंस्पेक्टर। तो बच्चे ने सोचा होगा कि इस बार 320 नंबर पर जा सकती है मैक्सिमम टू मैक्सिमम। वैकेंसी कम है, हालांकि कट ऑफ कम रहनी चाहिए। अगर वैकेंसी ज्यादा है तो कट ऑफ कम रहनी चाहिए, वैकेंसी कम होती तो मानते कट ऑफ ज्यादा जा रही है। तो वैकेंसी ज्यादा है, कट ऑफ भी ज्यादा चली गई। कट ऑफ जानी चाहिए थी कम, और कितनी ज्यादा चली गई कि जो 320 ला करके जब वो पेपर उसने दिया और आंसर किया, उसने देखा कि 315 320 मार्क्स मेरे बन रहे हैं। उसे उम्मीद हो गई कि मेरे 4600 ग्रेड पे की कोई ना कोई जॉब मुझे मिल जाएगी, एक इंस्पेक्टर रैंक की पोस्ट में ले सकता हूं। लेकिन फिर आई एक्सपेक्टेड आंसर की रैंक मित्रा से आए रिकॉर्ड निकल के कि इतने बच्चे इतने नंबर से ऊपर जा रहे हैं, तो उसकी तो उम्मीद ही टूट गई। अब वो फिर बॉर्डर लाइन पे आ गया, वो ये सोच रहा कि PSC की पोस्ट मिल जाए वही बहुत बढ़िया बात हो जाएगी, टैक्स असिस्टेंट मिल जाए वही बहुत बढ़िया बात हो जाएगी।
यहाँ तक लेवल आ गया अचानक से 4600 से सीधा 2400। और आलम ये हुआ कि कोई भी पोस्ट नहीं मिली, बहुत से बच्चों को तो कोई भी पोस्ट नहीं मिली, 2400 2800 कोई पोस्ट नहीं मिली। तो ये क्या, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको क्या हम स्कैम बोलेंगे कि ये स्कैम चल रहा है, या हम इसको हार्डवर्क बोलेंगे कि नहीं आप मेहनत करो और मेहनत करके फिर से आप सिलेक्शन ले सकते हो। आप किस विषय पे, किस आधार पे मेहनत करोगे आपको मेहनत का एक पता होना चाहिए ना कि ये रास्ता है, मुझे इस रास्ते पे दौड़ना है, मुझे 1600 मीटर की रेस मारनी है तो मैं इस तरीके की मेहनत करूंगा। ये तो सारा का सारा लक फैक्टर हो गया ना कि आप सारा मैथ्स पढ़ के चले जाओ, आप सारी रीजनिंग पढ़ के चले जाओ, वहां करके भी आ जाओ, आप सारे मैथ्स में से सारे के सारे सवाल कराओ, आप रीजनिंग के सारे सवाल करो, आप इंग्लिश के भी लगभग सारे सवाल कर दो, आप एक दो सवाल छूटेगा जो वोकैब वगैरह का आएगा। और जीएस में जो जॉब चाहता है, जो बेरोजगार बच्चा है, वो तो ये चाहेगा ना कि जीएस में मैं सिर्फ उतने ही मार्क्स स्कोर करूं जिससे कि मेरी जॉब लग जाए, जिससे कि मैं कट ऑफ क्लियर कर दूं। तो वो कट ऑफ कैसे चेक करेगा, वो तो प्रीवियस ईयर के आधार पर चेक करेगा कि 310 से 320 के रेंज में मुझे एक जॉब मिल सकती है, मैं अपने जीएस में 10 सवाल या 15 सवाल या 20 सवाल में सही करके आऊंगा, बाकी को मैं छोड़ के आऊंगा क्योंकि 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, अंदाजा नहीं लगा पाऊंगा मैं। लेकिन जो बच्चे पहले से ही सिलेक्टेड है, उनको तो पता है कि हमारे पास एक जॉब सिक्योर है, अब हमें बस एक उनकी ड्रीम पोस्ट चाहिए उन्हें, है ना, मैक्सिमम टू मैक्सिमम ज़्यादा घूस लेने वाली पोस्ट उन्हें चाहिए। तो वो पेपर कैसे देंगे, वो पेपर देंगे एक फ्री माइंड सेट से, मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश को वो भी करेंगे, लेकिन वो जीएस में अंदाजा लगाएंगे इस आधार पे कि या तो मार्क्स बढ़ ही जाएंगे, वरना जॉब तो हमारे पास है ही, उन्हें दिक्कत थोड़ी है कुछ, वो फ्री माइंड से पेपर को कर रहे हैं। और जो फ्रेशर है, जो अपनी बेरोजगारी को खत्म करना चाह रहा है, वो फूक फूक का कदम रखेगा कि मेरा एक भी सवाल गलती ना हो जाए, गलती से भी मेरा अंदाजा एक भी गलती ना हो जाए, वो अपने अंदाजे को बचाएगा कि मुझे तुक्के नहीं मारने हैं। और उसके बावजूद भी सवाल गलत हो जाते हैं, फूक फूक के कदम रखने के बाद भी सवाल गलत हो जाते हैं। तब भी अगर कोई कैंडिडेट 315 या 320 स्कोर लेकर के आ रहा हो तो क्या वो डिजर्विंग कैंडिडेट नहीं है क्या? ये जो इतना सिस्टम चला रखा है कि पहले स्कूल करो, फिर कॉलेज करो, कॉलेज में पढ़ाई करो, आप मैथ्स का सिलेबस दे दिया कि आप मैथ्स पढ़ो, रीजनिंग पढ़ो, वो सब कुछ पढ़ के सारी चीज़ करके अपने दिमाग को बिल्कुल फिट करके कि हाँ मैं इस जॉब के लायक हूँ, मैं डिजर्विंग हूँ, मेरे अंदर वो पोटेंशियल है, मैं भी वो इंटेलिजेंस रखता हूँ कि मैं भी कैलकुलेशन कर सकूँ कितना टैक्स हमारा देश कलेक्ट कर रहा है, मैं भी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन सकूँ, और उसके बावजूद भी उसे कोई जॉब नहीं मिल रही है। तो फिर क्या फ़ायदा है इस पढ़ाई का, इस हार्ड वर्क करने का? फिर तो ये किस्मत आजमाने वाली बात हो गई ना कि चलो आप पेपर दो भाई और सरकारी नौकरी की में किस्मत आजमा लो। जैसे सट्टा नहीं खेलते, सट्टा खेलना है कि ड्रीम 11 पे टीम बनाओ, कुछ पैसा इन्वेस्ट करो, फिर खेलने वाले वे खेलेंगे, वे लोग खेलेंगे जो खेल रहे हैं, अगर वे जीत गए तो आप जीत गए, वरना हार गए आप। ये तो सट्टेबाजी वाला सिस्टम हो गया कि आप एसएससी में पहले 100 रुपये का फॉर्म भरो, फिर इसका 4-5 हज़ार का कोर्स खरीदो, इसकी तैयारी करो, 6-7 महीने इसमें अपना टाइम दो, अपनी मेहनत करो, और फिर आप बैठ जाओ अपनी किस्मत पे, अपने लक पे कि अब सट्टा लगेगा तो हमें सरकारी नौकरी मिलेगी और सट्टा नहीं लगेगा तो नहीं मिलेगी। तो वो एक जो हार्ड वर्क वाला जो सिस्टम था, जो हमने एक फेयर सिस्टम बनाया था, वो कहाँ गया? फिर सरकारी तंत्र का हिस्सा बनने का जो सपना है, अगर वो सारा किस्मत बेस हो गया है या स्कैम बेस हो गया है, तो हार्ड वर्क करके कैसे जॉब ले लेगा कैंडिडेट? और क्यों इस पर सरकारें ध्यान नहीं दे रही है, क्यों इस पर आम जनता ध्यान नहीं दे रही है? ये नुकसान किसका हो रहा है? ये नुकसान हो रहा है डिजर्विंग कैंडिडेट का, ये नुकसान आम लोगों का हो रहा है, एक मिडिल क्लास लोगों का हो रहा है। ये सरकारी नौकरी मिडिल क्लास लोगों को तो चाहिए, और वही बैठ जाए इस आधार पे कि भाई हमें तो सट्टा खेलना है। अगर बात सट्टे वाली है, मैंने एक सीरीज शुरू की थी कि मैं आपको बता दूं, ये पेपर मैंने भी दिया था सीजीएल 2024 का, मैं ऑफलाइन भी पढ़ाता था। उसके बाद मैंने पेपर दिया कि भाई चलो हम भी सेलेक्ट हो जाएंगे, और सिलेक्शन के बाद फिर हम ये कहेंगे कि अब हम आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। और जब मैं पेपर दे के आया प्री में, मॉक टेस्ट में 170 तक का स्कोर थे, प्री में मेरे बहुत अच्छे नंबर आए, 160 के करीब मेरे स्कोर आए, प्री क्लियर हुआ। मेंस में भी जब मैं पेपर दे के आया तो बढ़िया स्कोर था, ये था कि मुझे 4600 ग्रेड पे की कोई जॉब मिल जाएगी। और उसी एक्साइटमेंट में मैंने ये यूट्यूब चैनल भी शुरू किया था कि जिस तरीके से मैं भी मॉक टेस्ट में अपने स्कोर बढ़ाए, जिन टॉपिक को मैंने कवर किया, वही सेम चीज़ मैं आप लोगों को बताऊं कि कैसे आप
एग्जाम में 320 नंबर तक जा सकते हो, एक 4600 ग्रेड पे की जॉब पा सकते हो। और इस यूट्यूब चैनल पे मैंने काम करना शुरू किया, इन्वेस्ट किया कि ऑफलाइन छोड़ करके अब मैं ऑनलाइन कोचिंग भी प्रोवाइड करूंगा। और सिलेक्शन के बाद भी, सिलेक्शन लेना कैसे है, सिलेक्शन के बाद भी मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। बिना फीस के भी सोच रखा था मैंने। यूट्यूब पर सीरीज चल रही थी कि वन डे, डे 1 से शुरू करेंगे और वन डे आपको इंस्पेक्टर बनाऊंगा। लेकिन जब आंसर की आई तो एक्सपेक्टेड देखा कि अरे भाई 320 के आसपास नंबर लाने के बावजूद आपको 4600 ग्रेड पे, तो क्या 2400 पे भी डाउट हो रहा है। और यही हुआ, फाइनल रिजल्ट आया तो कुछ भी नहीं है, अब जीरो है बिल्कुल। तो क्या वो जो हार्ड वर्क था, वो सारा प्लानिंग थी, सारा सिस्टम था, वो सब जीरो हो गया फिर तो। अभी 2 दिन से हमारी क्लास नहीं आ रही, वो इसी वजह से नहीं आ रही कि मैं आपको किस तरीके से कहूं कि भाई 320 पे आप सिक्योर हो जाओगे। मैं आपको पहले जब मैं क्लास लेता था तो मैं गारंटी कहता था कि गारंटी सिलेक्शन करवा दूंगा आप लोगों का। अब मैं किस आधार पर ये बोलूं कि मैं गारंटी करवा दूंगा आप लोगों का। मैं आपको तैयारी कराऊंगा 330 की, कट ऑफ चली जाएगी 335 पे। मैं आपको तैयारी करवाऊंगा 340 की, कट ऑफ चली जाएगी 350 पे। मैं आपको तैयारी करवाऊंगा 390 की, कट ऑफ चली जाएगी 390 में से 400 नंबर पर। कहां तक पढ़ते रहोगे आप? और कट ऑफ बढ़ाते रहेंगे, वैकेंसी कम होती चली जाएगी, कट ऑफ रिपीटर्स बढ़ाते रहेंगे, क्योंकि वो तो फ्री माइंड से पेपर दे रहे हैं। समझ आ रही है ना बात? और अभी तो यूट्यूब पे आप देख रहे होगे कि AIR1 हमारे कोर्स से निकल गया, AIR2 हमारे कोर्स से निकल गया। अलग से उनके फोटो लगेंगे, आओ भाई आओ हमारे देखो हमने, आप जो है इन्होंने हमारा कोर्स लिया था इसलिए AIR1 बन गए। अरे भाई जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ 18,000 लोगों से अलग, जो लाखों में बच्चे हैं, वो भी तो आपका ही कोर्स लेकर पढ़ रहे थे, वो क्यों नहीं हुए? वो भी तो मैथ्स में पूरे में से पूरे करके आए थे, वो भी तो रीजनिंग में पूरे में से पूरे करके आए थे। लेकिन उनका पेपर 20 तारीख में हो गया होगा, या किसी का 18 तारीख में हो गया, और 3-4 सवाल गलत देखे होंगे तो उसका कॉन्फिडेंस लूज हो गया होगा कि मेरे तो 3-4 सवाल मुझसे तो बन ही नहीं रहे। फिर वो टाइपिंग में उसका कॉन्फिडेंस खत्म हो गया होगा कि मुझसे तो टाइपिंग भी नहीं हुई, अब मेरा तो सिलेक्शन ही नहीं होना है। वो भी बैठ गया होगा किस्मत के भरोसे। तो अगर भाई ये सारा चीज जो है किस्मत पर ही है, तो फिर मैं भी भाई शुरू कर रहा हूं किस्मत के आधार पर ही। अब से हमारी सीरीज का नाम यही होगा, आओ किस्मत आजमाओ नौकरी पाओ। SSC को भी कम से कम शर्म तो आएगी कि अब क्लासेज इस नाम पे चल रही है। सरकारों को भी पता चलेगा ना कि मेहनत के आधार पर, जहां पहले बोलते थे कि रियली में मेहनत करो, पढ़ो, 6-7 घंटे की पढ़ाई करो, पक्का सिलेक्शन होगा, क्यों नहीं होगा। वो किस आधार पर बोलते थे? वो क्यों, क्या सियोरिटी थी? वो हार्ड वर्क की सियोरिटी थी ना, कि मेहनत करोगे तो सिलेक्शन जरूर होगा। कभी किसी ने ये तो नहीं कहा होगा कि आप किस्मत के आधार पर मेहनत करो। किस्मत के आधार पर तो सट्टेबाजी खेली जाती है। तो पूरी सरकारी नौकरी को उन्होंने सट्टेबाजी वाला सिस्टम बना दिया कि आओ भाई 100 रुपए का फॉर्म भरो, थोड़ी सी मेहनत करो। मेहनत तो जरूर करनी पड़ेगी, क्योंकि डायरेक्ट नहीं बैठ सकते आप कि सीधा आपको ये बोलेंगे कि लक के आधार पर करो पेपर। मेहनत तो आपको करके दिखानी पड़ेगी। 3-4 हज़ार रुपए की मेहनत करने के लिए वो कोर्स लो, टेस्ट टेस्ट लगाते रहो, खेलते रहो, और जब लास्ट में जाओ तो अब देखते हैं भाई किसके नाम की पर्ची खुलेगी फाइनल लिस्ट में, किसके नाम पे नॉर्मलाइजेशन के नंबर ज़्यादा बढ़ जाएंगे, किसका नाम आएगा लिस्ट में। तो आओ बनाते हैं भाई KBC, कौन बनेगा सरकारी नौकरी करोड़पति। इसमें मेहनत कहाँ है, इसमें तो सारा किस्मत वाली चीज होगी ना। फिर टीम बनाते हैं फिर। और मुझे तो लगता है देश में यही चल रहा है सब कुछ, इस सारी चीजों में सट्टेबाजी वाला सिस्टम ले आओ। हर तरह का आप देखोगे, हर तरफ तो गेमलिंग वाले सॉफ्टवेयर का एडवर्टाइजमेंट। मोस्टली युवा फंसता जा रहा है इसमें। एक चीज थी कि हम मेहनत करके अपना रास्ता करके एक सरकारी नौकरी ले लेंगे हम, उसमें भी अब तो ये सट्टेबाजी वाला सिस्टम आ गया। इनको करोड़पति बनाते रहो, सवाल गलत देंगे ये, फिर 100-100 रुपए लेकर के ये करोड़पति बन जाएंगे आपसे। और फिर आपको बोलेंगे ये लो पकड़ा दी हमने नौकरी, जिस जिसने पैसे दिए थे, जिस जिसने धांधलेबाजी में ने सपोर्ट किया था। आपका हक छीन लिया गया है, अब सिर्फ सट्टेबाजी के आधार पर चल रहा है। और अगर ऐसा है तो भाई हम अब से यही सीरीज चलाएंगे कि किस्मत आजमाओ, देखते हैं आपको नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। किस्मत के आधार पर चलेगी अब क्लासेस, कोई गारंटी नहीं है भाई, कोई गारंटी नहीं से नहीं कह सकता मैं। मुझे लगता था कि मैं अर्जुन बनूंगा,
लेकिन मुझे लगता है कि अर्जुन नहीं बनना, अब द्रोणाचार्य वाला ही काम दिया है भगवान ने हमें भी। अब ढूंढते हैं हम भी अर्जुन को, कौन बनेगा सबसे बड़ा धनुर्धारी। कल तक तो मुझे गुस्सा था, अब तो मैं नॉर्मल हूं। लेकिन ये चीज तो समझने वाली चीज है ना कि भाई हम कब तक जो है सिर्फ इस आधार पर मेहनत करेंगे, लक के आधार पर। अगर लक के आधार पर ही चल रहा है तो फिर तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, डिग्री लेने की जरूरत नहीं है। फिर तो आजमाते हैं किस्मत और लगाते कहीं ना कहीं सिफारिश। कोई ना कोई तो होगा जो हमारे भी नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ा देगा। उसको पकड़ो, कौन है वो जो नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ा रहा है, जो ये नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला निकाल के लेके आ रहा है। कोर्ट की बात इनको नहीं सुननी, सरकार को तो सुननी नहीं है। बात सुनेंगे किसकी? अगर आप आंदोलन में जाओगे तो बोल दिया जाएगा ये कोचिंग माफिया वाले लोग हैं, ये स्टूडेंट ही नहीं है। तो खेलो भाई सट्टा। ठीक है, कल से सट्टाबाजी शुरू करते हैं हम भी सरकारी नौकरी का। आओ, जिसको भी सट्टेबाजी में इसमें अप्लाई करना है, जिसको देखनी है किस्मत आजमानी है सरकारी नौकरी में, आओ भाई सट्टा खेलो। खिलवाते हैं कल से आपको सट्टा। ठीक है, चलो धन्यवाद सभी का।